कि रत्न पहनना क्यों ज़रूरी है? कि कौन सा ग्रह है, हमारा क्या कारक है, मारक है, बाधक है, उसके हिसाब से अगर हम धारण करते हैं किसी रत्न को तो 100% वो इफेक्ट अपना देगा ही देगा। बिना उसको हम एनालाइज करें रत्नों को धारण ना करें, क्योंकि रत्न कोई एक्सपेरिमेंट, हमारी लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है असल में। ये कैसे पता चले कि वो रत्न पहनना सही भी है या नहीं है? लेमन लैंग्वेज में क्या बोलता है कि मेरी राशि के हिसाब से मैं रत्न पहन सकता हूँ क्या? नहीं पहन सकते। तो त्रिषणाया के रत्नों को इन माई ओपिनियन हमें नहीं छेड़ना चाहिए। डिग्रीज का भी फर्क पड़ता है? डिग्रीज का इफेक्ट पड़ता है। डिग्री इंक्रीज कर देंगे हम रत्न पहनने का, नहीं कर सकते। ब्रह्मा हम नहीं बन सकते। मूंगा एक ऐसा स्टोन है, बेसिकली इट्स अ कोरल रीफ है, ये वुड है ये। तो ये एक ऐसा स्टोन है कि ये अगर चाहे तो इंसान के अंदर इतनी उग्रता, इतना ज़्यादा विगर, इतना ज़्यादा वेलर भर सकता है कि ये किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा। अगर हम कहें ना कि गुरु बैठा है सेकंड हाउस में, यार अगर हम पुखराज पहन लें तो 100% हमें गेन हो जाए, कुछ नहीं होगा। सूर्य शुक्र अपने आप में धनाढ़ योग है एक तरीके का, कि इंसान धनवान होगा। ऐसे केस में वो सोचेगा कि यार शुक्र मेरा अस्त है, मैं डायमंड पहन लेता हूँ या ओपल पहन लेता हूँ, तो ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है इसको। क्या हर मांगलिक को मूंगा पहन लेना चाहिए? मांगलिक दोष का कोई लेना देना नहीं है। ये मंगल की प्लेसमेंट थी जिस वजह से आपने मूंगा धारण करवाया। नीलम एक प्रकार का जो रत्न है वो सूट करना ना करना पूरा ज्योतिष कुंडली पर डिपेंड करता है। तो बुध को कहीं ना कहीं बिजनेस का कारक भी माना जाता है। अगर वो लोग पन्ना पहनना चाहें तो क्या उनके लिए ये सही रहता है? पन्ना पहनना बिजनेस के लिए ये सब एक प्रचलन की एक बात है कि लोग सोचते हैं कि बिजनेस में हमें बुद्ध सपोर्ट करेगा तो हमें पन्ना पहन लेना चाहिए। कभी कभार होता उल्टा है कि पन्ना पहनते ही बिजनेस डाउन हो जाता है। अगर ग्रह वक्री हो जाता है ना तो उसका तो स्टोन मेरी ओपिनियन में पहनना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह बैठा हो पत्री में। ये एक क्या कहते हैं, एक हैक है ये, कोहिनूर जिसे आप कहते हैं। उसमें आप एग्जाम्पल देखिए कि वो एक स्त्री के हाथ से ही निकल के एंड में स्त्री के पास ही गया। जितने भी पुरुषों ने उसको हाथ में लिया सबका नाश हो गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका माई ज्योतिष अमर उजाला के आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्योतिषीय उपाय की जो अक्सर लोगों को सजेस्ट किया जाता है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं रत्नों के बारे में। अब रत्नों को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, रत्नों को लेकर कई तरह के मिथ भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किस हद तक सही हैं, इन सभी चर्चाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रणव वर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणव जी वैसे तो एजुकेशन वाइज इंजीनियर रह चुके हैं, लेकिन 5th जनरेशन बिजनेस में ये अपना रत्नों के कारोबार पे काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रणव जी हम आपसे ही जानते हैं कि रत्न पहनना क्यों ज़रूरी है? रत्न पहनना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि रत्न एक तरीके का फिल्टर है उस ग्रह से रिलेटेड या फिर उस उपग्रह से रिलेटेड जो भी परिणाम है उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी का फिल्टर लगाने का काम रत्न का है। क्योंकि रत्न क्या है, ये सारे भूमि गर्भ से उत्पन्न है जी। जिस प्रकार रुद्राक्ष है और मूल की जैसे अलग अलग प्रकार की जैसे जड़ी बूटियां होती हैं आयुर्वेद में, जैसे ये सारे क्या है आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ये भूमि गर्भ से उत्पन्न है सब। तो आवश्यक इस वजह से भी है कि अगर हमें सही प्रकार से अगर हमें नॉलेज है कि कौन सा ग्रह है, हमारा क्या कारक है, मारक है, बाधक है, उसके हिसाब से अगर हम धारण करते हैं किसी रत्न को तो 100% वो इफेक्ट अपना देगा ही देगा। कंसिस्टेंसी उस ग्रह की रिलेटेड इंक्रीज कर देगा। तो जैसे अगर मुझे ये जानना है कि मेरे लिए कौन सा ग्रह शुभ हो सकता है या कौन सा रत्न पहनना अच्छा हो सकता है, ये एक आम इंसान कैसे पता कर सकता है? देखिए, रत्नों में प्रकार होते हैं। कुछ तो नवरत्न हमारे शास्त्रों में जिन्हें कहा गया वो मेन रत्न है। जैसे एग्जाम्पल है इंद्रनील है, पुष्यराग है, मरकत है, ये सारे संस्कृत नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैंने लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो नीलम, पुखराज, पन्ना और कुछ क्रिस्टल्स जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं इस समय के दौरान, तो उनको तो हम बिना शास्त्रीय किसी एनालिसिस के, बिना किसी कुंडली विश्लेषण के भी धारण करते हैं लोग। जैसे एग्जांपल ग्रीन एवेंचुरिन है, मरगज जिसे हम कहते हैं, उसका पत्थर लोग धारण कर लेते हैं, ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं पायराइड के मनी अट्रैक्शन के लिए। तो एक एक्सपेरिमेंट है, वो लोग करते हैं और लाभ होता है तो फिर वो आगे सजेस्ट करते हैं लोगों को। पर नवरत्न का लेना देना सारा ज्योतिष विमर्श से ही है। अच्छा। बिना ज्योतिष आंकलन किए, बिना उसको कुंडली का विमर्श किए रत्नों को धारण करना मेरी दृष्टिकोण में सही नहीं है। बिना उसको हम एनालाइज करें रत्नों को धारण ना करें, क्योंकि रत्न कोई एक्सपेरिमेंट, हमारी लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है असल में। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, रत्नों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और नीलम को और कुछ 2-3 रत्नों को बदनाम उसमें कर रखा है कि नीलम पहनते ही इंसान कि उसको कुछ हो जाएगा या फिर उसको कोई धन में लाभ हो जाएगा या धन में हानि हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जैसे पता नहीं अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां लोगों ने बना रखी हैं।
तो प्रणव जी, जैसे हम अभी आपने नीलम का जिक्र किया है, तो अगर जो नीलम रत्न है ये कैसे पता चले कि वो रत्न पहनना सही भी है या नहीं है, और अगर मान लीजिए किसी को वो सूट नहीं कर रहा तो क्या इस तरह की परेशानियां नहीं आती हैं कि उसको धन हानि होने लग जाए या किसी की मृत्यु हो जाए घर में, या इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? देखिए, होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर रत्न तो आप एक विषय है। मैं कुछ समय के लिए आपको किसी नॉर्मल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या होता है, इंसान चीज़ों को लकी अनलकी के हिसाब से निर्धारित कर देता है। जैसे कहता है आज मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊँगा, जब भी जाता हूँ तो मेरा काम खराब हो जाता है, मैं इस स्कूटर से जाऊँगा, या फिर ये शर्ट मैं नहीं पहनूंगा। तो रत्नों में इस समय के दौरान नीलम को बदनाम करा हुआ है कि ये तुरंत इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, नीलम तुरंत इफेक्ट करेगा या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, तुरंत धन का लाभ कर देगा, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा धनाढ्य बना देगा, ऐसा नहीं है। रत्नों का खेल ऐसा होता है कि वो जब तक आपके मन के विचारों से और आपके शारीरिक मतलब रोज की जो आपकी हैबिट्स हैं उस पे भी रत्न का बहुत बड़ा एक वो होता है, दृष्टिकोण होता है जी। अब जैसे नीलम का आपने नाम लिया, नीलम एक ऐसा पत्थर है जो शास्त्रों में, ज्योतिष में इंद्रनील, इसको शनि से हमें जोड़ा जाता है इसको। अब शनि क्या है ना, कारक है हर चीज के डिले का। शास्त्रों में, ज्योतिष में सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो मेरे ओपिनियन में शनि को एक कारक कहा गया है जो डिले करता है जो काम में। अब अगर मानिए कि अगर हम रत्न उसका धारण करते हैं तो फिर उसमें लोगों का मानना है कि वो रत्न प्लेनेट को बूस्ट कर देता है, पावर प्रोवाइड कर देता है। तो शनि को पावर प्रोवाइड कर देगा तो शनि तेज चलना शुरू कर देगा क्या हमने उसको लिफ्ट कुछ कर दिया है उसको? ऐसा कुछ नहीं हमने करा है। ये एक उपाय है, जैसे एक बहुत नॉर्मल सा उपाय होता है कि शनि को तेल दान किया जाता है, तिल दान किया जाता है, दीप दान किया जाता है। तो एक ऐसा उपाय में इंद्रनील या नीलम भी आता है कि इसको धारण करने से शनि के जो इफेक्ट हैं वो हमें कंसिस्टेंट मिलेंगे एक जोन के अंदर। एग्जाम्पल है कि जैसे कि एक रूम है, उसमें पानी गिर जाता है, तो पानी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हर जगह फैलता है, उसकी विस्कोसिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से वो हर जगह फैल जाएगा। अब एक वाइपर लेके आपने उसे एक जगह पे कंसिस्टेंट कर दिया कि आप इधर ही रहिए बस, तो रत्न बस ये कर सकता है कि वो क्या करेगा, एक भाव के अंदर उसे कंसिस्टेंट कर देगा। अब शनि क्या, 3 दृष्टिधारी हैं, और जिस जगह बैठते हैं वहाँ भी समझिए पाप ग्रह कहा जाता है ज्योतिष में इसको। तो जहाँ ये बैठ जाएंगे और जहाँ पे दृष्टि इनकी जाएगी वहाँ मेलिफिक इफेक्ट लोग बोलते हैं कि दिखता है ऐसा। पर ये एक टर्म है, ज्योतिष में काफी ज्यादा इसको देखा जाता है, फिर अलग अलग भावों में देखा जाएगा, आगे मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में जी। तो नीलम एक प्रकार का जो रत्न है वो शूट करना ना करना पूरा ज्योतिष कुंडली पर डिपेंड करता है। तो प्रणव जी, एक चीज़ मैं आपसे इसमें जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले चीज़ ये कि लग्न के हिसाब से भी रत्न पहना जा सकता है, क्योंकि ये बहुत मिथ एक तरह से इसका है कि या तो लग्न के हिसाब से जो है आप रत्न पहने, या राशि के हिसाब से किसी रत्न को पहने, या फिर दशाएं जो चल रही हैं उसके हिसाब से रत्न पहने। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बेसिकली क्या है, लग्न, राशि और दशा तीनों का आपस में सम्मेलन होता है, संबंध है इनका। पर लग्न क्या है, लग्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल, कि कुछ भी होगा प्रिंसिपल को तो पता चलना ही चलना है, तो लग्न इंपॉर्टेंट है। और अगर लग्न किसी भी तरीके से आपको दिख रहा है कि पावरफुल नहीं है हमारा, जैसे चर राशि का है या तो ठीक है, स्टेबल नहीं है, वो स्थिर भी नहीं है, और उसके बाद भी पाप ग्रह का कुछ उस पर मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है, तो लग्न को इम्पोर्टेंट है हमें बूस्ट कर देना, लग्न को इम्पोर्टेंट हमें ताकतवर बना देना। अब रत्न पहनने से ताकतवर हो जाएगा या नहीं? रत्न पहनने से ताकतवर नहीं होगा ये। आपको उसके जो इफेक्ट है ना, उसके जो रिजल्ट आने हैं, आउटकम जो आपको मिलने हैं, एग्जाम्पल में देता हूँ, वृषभ लगन, जैसे किसी का वृषभ लगन है तो शुक्र इसके स्वामी हो गए। अब अगर शुक्र की कंजंक्शन, शुक्र की युति किसी भी पाप ग्रह के साथ बन गई अगर, तो शुक्र को हमें एक तरीके से बचाना इंपॉर्टेंट है, लग्न को बचाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्न के स्वामी हो। और लग्न क्या है, लग्न स्वयं इंसान है, मतलब जो उसका फिजिक दिखता है हमको वो लग्न ही है एक तरीके से, उसकी एक काया वो लग्न ही है। और अगर लगन बिगड़ जाएगा तो वो इंसान 101% अपनी लाइफ में ज़्यादा फॉर्चून गेन नहीं कर पाएगा। तो लग्न का पत्थर पहनना ये इंपॉर्टेंट होता है, पर इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई कोई मेलेफिक प्लैनेट या फिर कोई कंजंक्शन या फिर त्रिषडाया में तो स्वामी जाकर बैठ गए, तो लग्न के अंदर भी फिर उपरत्नों में चला जाता है इंसान कि मैं डायरेक्ट वो रत्न नहीं पहनूंगा, उपरत्नों में चला जाऊंगा। तो जैसे ओपल होता है शुक्र का, तो बड़ा अच्छा स्टोन है, तो लोग पहन लेते हैं इसको, और इफेक्ट भी अच्छा दिखाता है। तो ये मेन एक तो है लग्न की बात, तो ये हुई। अब बात ही राशि, राशि चंद्र से निर्धारित होती है ज़्यादातर, कि जहाँ चंद्रमा बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, वही हमारी राशि हो गई। अब जरूरी नहीं है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों कि वो उनके सुटेबल भी है, या फिर ये भी हो सकता है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हो व्यय के स्थान पर बैठे हों,
अब इंसान सोचेगा यार इस जगह पे चंद्रमा है, ठीक है, हम इनका रत्न भी धारण कर लेते हैं कि हमारी राशि है। जैसे एग्जाम्पल मकर राशि में नीलम पहन लेता हूँ, नहीं, ये एक अच्छा प्रोसीजर नहीं है गाइड करने का कि मेरी राशि मकर है तो मैं सीधा, बहुत से मार्केट में ऐसा होता है, लेमन लैंग्वेज में क्या बोलता है कि मेरी राशि के हिसाब से मैं रत्न पहन सकता हूँ क्या? नहीं पहन सकते आप। ये सच है कि आप रत्न नहीं पहन सकते, मगर राशि के हिसाब से रत्न नहीं पहना जाता। लग्न एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके हिसाब से रत्न पहना जाता है, राशि के हिसाब से हर समय नहीं पहना जाता। फिर भी मैं अंडरलाइन करता हूँ कि हर समय नहीं हो सकता है कि ऐसी युति बने कि राशि के हिसाब से हमें मोती पहनना पड़े, मून स्टोन पहनना पड़े। तो राशि एक इंपॉर्टेंट टर्म में इसको आउट करता हूँ। और फिर आता है महादशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। महादशा में क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो हमारा कारक है, जो मतलब एक तरीके से वर्गोत्तम भी है, जो हमारा काम आगे जो में गेन करा के ही छोड़ेगा हर हाल में। तो उसका रत्न उसकी महादशा में पहनना, आंख बंद करके पहनना बिल्कुल चाहिए, 100% पहनना चाहिए। इसके अंदर भी एक छोटा सा फिल्टर ये कि बस वो मारक नहीं हो हमारा, और त्रिषडाया भाव में उसका कोई रिलेशन ना हो। आप एक बार ये त्रिषडाया भाव हमारे दर्शकों को समझाएंगे? बेसिकली क्या है, पराशर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो त्रिषडाया भाव होते हैं कुंडली में हमारा दूसरा घर, लगन कुंडली में हमारा दूसरा घर, सॉरी तीसरा घर, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा घर, और छठा घर, और 11वां घर, ये त्रिषडाया। तो त्रिषडाया तो ये हमारे 3, 6 और 11 जो होते हैं, इनके अंदर जो भी प्लेनेट होता है, तो ये वैसे कुंडली में इनको एक मैलेफिक हाउस का मतलब भाव कहा जाता है। तो इसमें अगर कोई मैलेफिक बैठता है तो बेसिक लैंग्वेज के हिसाब से भी अगर हम देखें ना, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बच्चे बात करते हैं अलजेब्रा में, तो उस तरीके से देखा जाता है। अब इनके अंदर कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, बुध बैठ जाए जैसे, या फिर चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसों का रत्न धारण करवाना फेवरेबल नहीं होता ऐसे केस में। अब बुध क्या है, वाणी का कारक है। जैसे एग्जांपल अगर वो सेकंड हाउस में बैठ जाए, या फिर आपका गेन के भाव में 11th त्रिषडाया है, देखिए अब इसमें अगर बुध बैठता है तो ये गेन तो कराता है, पर इसका रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ये गेन कराएगा। अगर कोई चीज आपकी बहुत अच्छी है, उसको आप और अच्छा बनाने की कोशिश करें तो ऐसा एक मोमेंट आएगा जब आप उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। ये है, तो त्रिषडाया के रत्नों को इन माय ओपिनियन हमें नहीं छेड़ना चाहिए। यानी कि अगर किसी का 6th हाउस में ग्रह बैठा हुआ है जो सौम्य ग्रह है, मान लीजिए जुपिटर बैठा है या वीनस बैठा है, जी। अगर ये ग्रह बैठे हैं तो आपके हिसाब से वहाँ इन रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हाँ, इन रत्नों को हमें धारण करना सूटेबल नहीं रहेगा। और उसमें यह भी देखना है कि क्या वो वहाँ पे एक तरीके से अपनी ही राशि में वर्गोत्तम बन गए क्या, या अपनी राशि में ही बैठे हैं क्या, या लगन के स्वामी भी हैं क्या। उस केस में थोड़ा सा डिफर हो जाएगा रिजल्ट। डिग्रीज का भी फर्क पड़ता है? डिग्रीज का इफेक्ट पड़ता है। होता क्या है, एक मिथ ये रहती है हमारे दिमाग में कि डिग्री इंक्रीज कर देंगे हम रत्न पहन के, नहीं कर सकते। ब्रह्मा हम नहीं बन सकते। अगर हमारी पत्री निर्धारित है, किसी ने हमारी पत्री बनाई है, उसमें अगर हम चाहे ऑनलाइन बनाई है या फिर हाथ से बनाई है, किसी ने भी जैसे भी बनाई है कुंडली, तो उसमें अगर हमारा बुध है या बृहस्पति है, कोई 4 डिग्री का है या 7 डिग्री का है, तो आप किसी भी हाल में, किसी भी तपस्या से, किसी भी तप से, किसी भी उपाय से, किसी भी रेमेडी से, किसी भी महंगे से महंगे रत्न से उसको 17 डिग्री नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मा की उपाधि दे सकते हैं, पर हम मनुष्य हैं तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसी 7 डिग्री के अंदर या उसी 4 डिग्री में कंसिस्टेंट और कन्फाइंड रिजल्ट चाहते हैं बुद्ध के। हम ये नहीं चाहते कि बुद्ध अपने हाथ पैर अलग अलग दिशाओं में फैला दे। हम चाहते हैं कि अगर वो 2nd भाव में बैठा है, धन भाव में बैठा है, वाणी भाव में बैठा है, तो यहाँ से मुझे रिजल्ट आ जाने चाहिए अच्छे, 3 डिग्री के हिसाब से ही, 4 डिग्री के हिसाब से ही। बस यही रत्न कर सकता है, इससे ज़्यादा रत्न कुछ नहीं करेगा। तो यानी कि अगर हम देखें किसी की भी कुंडली में उसकी डिग्री जो बैठी हुई है, मान लीजिए किसी का, जैसे हमने वीनस की बात करी, वीनस की डिग्री अगर कम है, यानी कि 6-7 डिग्री पे है वीनस, तो वीनस के अच्छे रिजल्ट के लिए हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी त्रिषडाया में चेक करना जरूरी हो जाता है। आवश्यक है। मैलेफिक कॉम्बिनेशन उसका, बेनिफिक कॉम्बिनेशन देखना उसका, और नवांश में भी एक बार नजर मारी जाती है कि इसके अंदर कि वही मेरे स्पाउस को कोई इफेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सा डाउट है, लोगों को डाउट होता है कि यार मेरे पहनने से ना हुआ क्या, मैंने जब से नीलम धारण करा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। वही ऐसा प्रश्न भी उनके दिमाग में उजागर होता है कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, पर मेरे वाइफ को या मेरी मदर को, ज़्यादातर फीमेल्स को ही वो होता है, ऐसा उनका मानना होता है। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे केस में क्या होता है, अवश्य ही वो जो रत्न आपने धारण करा है उसका जो भी भाव स्वामी है उस रत्न का, तो उसका लेना देना जरूर आपके पार्टनरशिप वाले भाव 7th भाव से होगा, या 8th भाव से, या 10th भाव से होगा 100%। तो रत्नों से एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। रत्न क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कोई ग्लास है, अब आपको ये पता ही नहीं कि इसमें पानी है क्या है, दिखने में तो पानी ही लग रहा है, तो आप उसे कैसे पी सकते हैं।
ये रत्न भी तो इनटेक ही है, अंदर ही जाएंगे, ये भी आपने पहने बाहर है पर इनके जो इफेक्ट है वो अंदर ही आने शरीर में हमारे। जैसे एग्जांपल होता है ना, किसी को जैसे पहले के टाइम पे विलेजेस में होता था कि भाई किसी को अगर जैसे पीलिया हो जाता है तो कहते थे कि येलो कपड़े, पीले कपड़े मत पहनिए। क्यों? बीमारी तो अंदर है हमारे। तो बाहर से करने से क्या हो रहा है? लेपन, अगर हम किसी चीज़ आयुर्वेद में भी लेप करते हैं तो हम बाहर करते हैं पर उसका इफेक्ट अंदर जाता है। तो ऐसे ही रत्न है। अब रुद्राक्षों में भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष हम धारण करते हैं। रुद्राक्ष क्या है? पूरा प्योर एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट से उत्पन्न है ना सारी चीज़ें। तो रत्न भी एनवायरमेंट से उत्पन्न है सारे, और इफेक्ट करते ही करते हैं। तो प्रणव जी, एक चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे कई बार ना ये बहुत आमतौर पर लोगों के साथ ऐसा होता है कि मून स्टोन जो होता है या मोती जो होता है कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और मोती पहना दिया, तो क्या ये सही होता है कि मोती कोई भी पहन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गुस्सा कम करने के लिए पहना था लेकिन उसके रेपरकशन कुछ और हो गए? देखिए, मैं आपको यही बताता हूँ, मोती क्या है, वो दिखता है कि भाई चंद्रमा का है, तो इसे पहनने से इंसान का मस्तिष्क, हाँ ये बात सच है, चंद्रमा मन का और मस्तिष्क का कारक है। तो अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ और अगर चंद्रमा नीच हुआ और अगर चंद्रमा किसी ऐसी जगह मैलिफिक या फिर ऐसी कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ जहाँ पे वो उसका पावर, एक तरीके से उसको रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, उसके कन्फाइंड रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, ऐसा इंसान मोती पहनेगा और उसका ये मान लीजिए नियर टू नाश वो निश्चित है उसका। ऐसा बहुत बार होता है, गज केसरी योग बन रहा है जी हमारा, तो हम तो मोती और पुखराज जरूर पहनेंगे। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम मोती पुखराज पहनेंगे तो गज केसरी योग हमारा और बूस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पुखराज और मोती रत्न सारे ही खतरनाक भी हैं, सारे ही उपयोगी भी हैं, पता होना चाहिए। अब मुझे बीमारी क्या थी, मैं फीवर था तो पैरासीटामोल लेना था या फिर अपना कोई भी दवाई छोटी मोटी लेनी थी। अब सीधा जाके कोई ऐसी दवाई ले ली जो सीधा एक पैर को जिसने पैरालाइज कर दिया, पता ही नहीं चला हमने क्या खा लिया, तो ऐसे हम दवाई नहीं ले सकते। तो ये भी दवाई है एक तरीके की। तो ये हम पता कैसे कर सकते हैं कि कौन सा रत्न पहनना है? एक आम इंसान को अगर ये पता करना हो कि कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रत्न सूट करेगा, वो कैसे पता कर सकता है? होता क्या है, लग्न एक तो हमारा मूल त्रिकोण जिसे हम कहते हैं, 1, 5 और 9, अपने लगन के राशि के लगन भाव में हम ये देखते हैं कि जो हमारा बर्थ चार्ट है, लग्न चार्ट है जो, उसमें हमारा 159 जो होता है, ये भी एक तरीके का बहुत ज़्यादा प्रचलन है मार्केट में कि 159 के जो भी पत्थर हैं वो उन्हें पहन लेने चाहिए। इसमें आपको एक मैं नई बात इंट्रोड्यूस करूँगा। होता क्या है, वैदिक मार्ग के हिसाब से वैदिक मार्ग में आश्रमों का बड़ा जोर दिया जाता था, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, अलग अलग प्रकार के आश्रमों को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये बड़ा एक विचित्र सी बात है कि मैं रत्नों को इनसे कंपेयर कर रहा हूँ, ये मेरी स्टडी है। अगर इंसान गृहस्थ आश्रम में है, ठीक है, अब 159 उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें जुपिटर भी बैठा है, उसमें शनि भी कहीं ना कहीं है, ठीक है, मान लिया हमने, बहुत ही अच्छा त्रिकोण है उसका, और अगर वो ऐसे केस में पुखराज पहनता है, बहुत अच्छी बात है। 159 में पुखराज मतलब गुरु बृहस्पति हैं और उनकी दृष्टि ही काफ़ी होती है काम कराने के लिए बृहस्पति की, तो ऐसा इंसान पुखराज धारण कर सकता है 159, जो कि मार्केट में चलता है कि हम मूल त्रिकोण देखेंगे उसके हिसाब से, जैसे कि मेष लगनी कुंडली है, काल पुरुष कुंडली है, तो मूंगा जरूर पहनेंगे। 99% केस में क्या होता है, लड़ाई पार्टनर के साथ। हाँ, अच्छा, तो समझ नहीं आता कि यार हमने तो बेसिकली वही सोचा जो हमने पढ़ा कि हमने 159 के पत्थर पहनने चाहिए, ऐसा नहीं था। मूंगा क्या करता है, मूंगा एक ऐसा स्टोन है, बेसिकली इट्स अ कोरल रीफ है, ये वुड है, ये समुद्री लकड़ी से कहते हैं हम। तो ये एक ऐसा स्टोन है कि ये अगर चाहे तो इंसान के अंदर इतनी उग्रता, इतना ज़्यादा विगर, इतना ज़्यादा वेलर भर सकता है कि ये किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा अगर धारण करता है इसको। तो अब वो तो खुश होकर पहन रहा था क्योंकि मेष लगन है मेरा और लगन के स्वामी मंगल है, मैं तो पहनूंगा, और हुआ क्या, एब्डोमेन में दिक्कत हो गई, स्टोन्स की दिक्कत हो गई उसको। तो बेसिकली क्या है, ये जो एक मिथ में से कहूँगा कि ये 159 के स्टोन्स पहनना भी एक तरीके का मिथ है, ये कि इनको इस तरीके से नहीं पहन सकते कि डायरेक्ट हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी इंटरनेट से, उसमें अपनी कुंडली डाली और देखा अरे हाँ मेरा तो मिथुन लगन आ गया, पन्ना पहनता हूँ मैं, तुरंत स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट अगले हफ्ते ही। क्योंकि आपने किसको छेड़ा है, स्किन के कारक बुध को छेड़ा है। आपके लगन का स्वामी है तो लगन का स्वामी का डांटेगा नहीं आपको, क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप जिस घर में रह रहे हैं उसका जो लैंडलॉर्ड है, जरूरी उससे लड़ाई नहीं होगी आपकी, 100% हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जो लगन का स्वामी उसका तो रत्न मैं अवश्य पहनूंगा, उसके लिए भी कैलकुलेशंस आएंगी आगे। एक बेसिक सी जो हमारे जो धारा है, विचारधारा कि एक रत्न, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि हाँ ये रत्न हम पहन ही सकते हैं, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे सेकंड हाउस जो होता है हमारा, इस टाइम में सबको
धन प्रधान लेके चलते हैं सब कि धन हमें जरूरी है। 99% ज्योतिष के पास इंसान जब ही आता है जब उसे पैसों की दिक्कत होती है, या रिलेशनशिप या पैसों की। तो सेकंड भाव हो गया, सेकंड भाव, सप्तम और हमारा 11वां भाव। देखो इनमें से एक त्रिषडाया आ गया, 11वां गेन का भाव है। बहुत ज़्यादा इंसान ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता तो वो एक बार को छोटा पत्थर, बहुत ज़्यादा कम कैरेट का, 3 कैरेट का, 4 कैरेट का साफ सुथरा पत्थर, विदाउट ज़्यादा इंक्लूजन्स ना हो जिसमें, वो इन घरों से रिलेटेड जरूर पहना एक बार। वो है सेकंड, 7th और 11th जी। 10th पर अपना प्रोफेशन का भाव है, तो उसको तो हम नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर हम मूल से भी देखें तो शनि का प्रभाव उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंसान को एक बार इनका रत्न जरूर धारण करना चाहिए कि सेकंड भाव में क्या मेरा, अब वो भी उसमें क्या, मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हो सकता है सेकंड भाव उसका बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, पर फिर भी अगर ज्योतिष आचार्य भी अगर चाहें तो मेरे ओपिनियन में वो ये पहना सकते हैं कि सेकंड भाव अगर वो देखें कि अगर इंसान का स्थिर है, अच्छा है, यहाँ से इसको गेन हो सकता है वाणी का या पैसों का, क्योंकि वाणी अच्छी है तो 100% इंसान बिजनेस में तो पैसा आएगा उसके पास, अगर वाणी उसकी अच्छी है तो। वाणी खराब है ना अगर उसकी, तो बिजनेस तो वो बहुत ही कठिन है उसके लिए करना, तो वो समझा ही नहीं पाएगा किसी चीज़ को। और पैसा इन द सेंस ये है कि भाई पैसा आएगा, अब लोगों का ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होती है कि पैसा आता है चला जाता है। पैसा है इसी चीज लिए कि वो सर्कुलेशन के लिए है, आप उसे रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। लोगों को ये बात दिमाग से पहले निकालनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रणव जी एक चीज़ मैं और पूछूंगी, क्योंकि हमने सेकंड हाउस की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये कैसे डिसाइड करें ये सेकंड हाउस है, 7th हाउस है या 11th हाउस है, कोई भी हाउस है, ये कैसे डिसाइड करें कि वहाँ कौन सी राशि बैठी है उसके हिसाब से हमें रत्न पहनना है, या कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे मान लीजिए अगर सेकंड हाउस की हम बात कर रहे हैं, राशि तो वहाँ पे बैठी है 11वें नंबर की या 12वें नंबर की राशि बैठी है ना, यानी कि 12 नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ ग्रह बैठा है, मान लो एक बैठा है राहु और एक बैठा है अच्छा ग्रह जुपिटर, तो उस केस में कैसे ये डिसाइड होगा कि अब यहाँ कौन सा रत्न पहनना है। अब देखिए सेकंड हाउस में जो भी राशि आएगी, तो राशि मतलब क्या है, उस हाउस का जो लॉर्ड है वो मतलब वो राशि, जैसे एग्जांपल 11 नंबर वहाँ लिखा है, तो 11 नंबर किस शनि का है, कुंभ है, तो शनि इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, ये हमें। अब बस हमें ये देखना शनि कहाँ बैठे हैं। अगर शनि कहीं भी ऐसी जगह बैठे हैं, त्रिषडाया पे बैठे हैं, या फिर ऐसी कहीं जगह बैठे हैं, या फिर ये मान लीजिए 6th हाउस में जाके शनि बैठ गया, या फिर जाके 11th हाउस में ही शनि बैठे हुए हैं, तो बहुत सी टर्म ऐसी है कि उसमें फिर भगवत बाबम लगा के कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं कि भाई शूट हो जाएगा। अब अगर जो नंबर सेकंड हाउस में लिखा है, अब उसके अंदर भी अगर किसी तरीके से पाप करदारी जैसे चल रहा है, कि एग्जांपल है कि जैसे आपने बताया गुरु और राहु चंडाल बैठे हैं दोनों, तो उसमें उस हाउस पे जो इफेक्ट आएगा वो इन दोनों से आएगा, पर इन दोनों के पत्थर पहनने से उस हाउस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम कहें ना कि गुरु बैठा है सेकंड हाउस में, यार अगर हम पुखराज पहन लें तो 100% हमें गेन हो जाए, कुछ नहीं होगा। हमें ये देखना कि वो हाउस किसका है, हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस। तो जैसे अगर गुरु बैठा है और 12वीं राशि है, गुरु की ही राशि है जी, तो उस केस में हम ये पहन सकते हैं। अच्छा, तो राहु का जो इम्पैक्ट है फिर वो वहाँ किस तरह के रिजल्ट? राहु का इम्पैक्ट एक तरीके से बाउंडेशन का हो जाएगा, राहु जहाँ बैठेगा उसका रूप धारण करेगा, यही है उसकी भ्रमित ताकत। वो जहाँ बैठेगा वो गुरु बन गया। अब वो गुरु की राशि में ही बैठा हुआ है, तो गुरु के साथ बैठा, बहुत एक तो एक मिथ रहती है गुरु चंडाल, बहुत बेकार योग है इंसान का। वेरियस एग्जाम्पल हैं, भयंकर भयंकर लोग जो हैं धुरंधर, गुरु चंडाल था उनकी बनती में। और मानेंगे तो मेरे खुद के ब्रदर भी हैं, बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले गुरु चंडाल सक्सेसफुल हैं सारे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जब भी राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी पावर गेन कर लेता है और उसका ऐसा रूप धारण कर लेता है। तो दो गुरु अगर बैठे हैं और बैठे कहाँ, वाणी के भाव में, पैसों के भाव में, वेरी रिच, बहुत पैसे वाला आदमी बनेगा वो। और अगर वो पुखरा धारण करता है, कन्फाइंड रिजल्ट। तो इसमें दशाओं का भी फर्क पड़ेगा। दशा का अब अगर किसी में की दशा चल रही हो तो इसमें अब राहु की दशा हुई तो 100% हो सकता है कि वो मार्ग से भ्रमित हो जाएगा। वो ऐसी बातें करेगा जो लोगों को दोगली लगेंगी। जैसे एग्जांपल उसने बोला कि ये जो चीज़ है ये इतने की है या इतनी कॉस्ट की है, फिर अगले दिन उसने बोला कि नहीं ये इतने कॉस्ट की है, तो लोगों को ऐसा लगेगा यार अपनी ही बात के पक्के नहीं है ये तो राहु तो ये फैक्टर का। पर सोने पे सुहागा, अगर गुरु की दशा आ गई इसमें तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता धनी बनने से, सक्सेस होने से। वो कुछ भी नहीं बोलेगा ना, इशारों से बात करेगा तो लोग सोचेंगे यार बहुत ही कमाल का आदमी है, तो इशारों से समझा देता है चीज़ें, कलाकार एक तरीके का है वो। तो ये है दशा, इसलिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। दशा क्या हमारे कारक की है, दशा बाधक की। अब मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको इसी में समझा देता हूँ कि दशा चल रही है शनि की, शनि बाधक है, ठीक है, शनि बाधक भी है और मैं कहता हूँ चलो मारक भी है, वो सेकंड हाउस लॉर्ड भी है, वो सेकंड हाउस और सप्तम हमारे मारक भी होते हैं, ये कहते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो अगर उस टाइम पे शनि की दशा में अगर इंसान स्टोन पहन लेता है शनि का, तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे काम बड़ी जल्दी जल्दी होने लग गए, स्पीड से हो रहे हैं मेरे काम। पर असल में क्या, ये एक भ्रम है,
काम हो नहीं रहे, वो और डिले होने की कगार पे जा रहे हैं वो। मतलब आपका चला गया, काम हो गया, फिर एकदम से अचानक से आएगा सर वहाँ पे हमारा काम रुक गया है सर, तो हमें लगा यार ये तो पूरा हो चुका था, अटक कैसे गया। अब यहाँ पे एक टर्म आती है वक्री होने की। अगर ग्रह वक्री हो जाता है ना, तो उसका तो स्टोन मेरी ओपिनियन में पहनना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह बैठा हो पत्री में। ये एक क्या कहते हैं, एक हैक है ये एक तरीके का, कि अगर पूरी पत्री में कहीं भी कोई भी ग्रह नीच हो, कारक हो, बाधक हो, मारक हो, कहीं भी जाकर अगर वो वक्री होकर बैठा है, उसके रिजल्ट हमें कन्फाइंड चाहिए और तुरंत चाहिए, और हमें उसे मिटा देना है जल्दी निपटा के, क्योंकि शनि क्या डिले करेगा। और अगर उसका नीलम धारण करें और वो वक्री है, उसका नीलम धारण कर्म कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, उसकी साइकिल इंक्रीज हो जाएगी काम करने की, जल्दी से निपटाएगा। जैसे एग्जांपल 5 साल मुझे दुखित होना था, तब 2 साल ही दुखी होना है आपको। ये कर देगा, इतना काम हो सकता है। वक्री का ये रिजल्ट है, क्योंकि वक्री मतलब क्या है, अपने स्वभाव से अलग हो जाना। अब क्या गुरु सौम्य है, वक्री हो गए क्रोधी, गुरु क्रोधी। सूर्य तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें सूर्य चंद्र की, तो बहुत ही कम केस होता है इनका, तो कोई छुए इनको, बड़े अच्छे ग्रह माने जाते हैं, पर उग्र में भी, क्रूर में भी है सूर्य तो। पर जैसे बुध वक्री हो जाए इंसान का, 100% पन्ना पहनो आप, 100%, पूछना भी नहीं है किसी से। हाँ यहाँ काम आ सकता है कि ऑनलाइन पत्री बनाई, देखिए सब वक्री है, ठीक है, वहाँ किसी भी भाव में होकर कोई ग्रह वक्री हो रहा है, तो वहाँ पे कोई भी आप उस वक्री ग्रह का स्टोन आप पहन सकते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप बताइए, जैसे ग्रह अस्त भी हो जाते हैं, है ना, तो क्या वहाँ पे भी स्टोन पहना जा सकता है? उनका स्टोन पहनना सही रहता है? देखिए मैं बताता हूँ, ग्रह अस्त होने में ये भी देखना हमें पड़ता है कि जो ग्रह अस्त हुआ है, क्या वो सूर्य का बेनिफिक है या मेलिफिक है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, सूर्य के साथ एक ग्रह था शुक्र सूर्य की आपस में कोई लेना देना नहीं है, पर शुक्र इज अ बेनिफिक प्लैनेट। शुक्र का सूर्य से एनिमिटी है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर सूर्य और शुक्र अगर आपस में बैठते हैं, ये एक तरीके का योग होता है। अब ऐसे केस में शुक्र अस्त हो गया। अब आवश्यकता इसमें यह है कि क्या हमें शुक्र का रत्न पहनना है, कि या शुक्र हमारा सही हो जाएगा इससे? नहीं सही होगा। शुक्र का किसी भी प्रकार से कोई गेन नहीं होगा। अगर आप इसमें ऐसे शुक्र का रत्न धारण करते हैं ना, कोई गेन नहीं होगा। सूर्य ने शुक्र को एक तरीके से छुपा दिया है, ये मान लीजिए। उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप पे हैं। सूर्य शुक्र अपने आप में धनाढ़ योग है एक तरीके का, कि इंसान धनवान होगा। ऐसे केस में वो सोचेगा कि यार शुक्र मेरा अस्त है, मैं डायमंड पहन लेता हूँ या ओपल पहन लेता हूँ, कोई ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला इसको। शुक्र अगर अस्त है तो उसके रिजल्ट सूर्य के थ्रू मिलेंगे। मतलब वो इंसान, जैसे समझिए शुक्र अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, मान लीजिए वो धनवान है, तो लगेगा ही नहीं धनवान है वो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, मिडिल क्लास, हाँ ठीक है। चाहे वो बहुत धनवान धनाढ़ हो एकदम, पर वो लगेगा नहीं धनवान, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो सूर्य खा गया एक तरीके से। पर इसका तो यानी कि ग्रह को डेड कर दिया। अस्त मतलब लोगों को समझ आता है कि मार ही दिया सूर्य ने। कैसे मार देंगे सूर्य ग्रह को? नहीं मार सकते। बस ये है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज गायब कर देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक हैक लोग चलाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए शुक्र आपका अस्त है ना, तो हमें शुक्र को बल देना पड़ेगा, हमें शुक्र का रत्न पहनना पड़ेगा। क्या होगा उससे? अगर आप शुक्र का रत्न उस केस में धारण करते हैं जिस केस में शुक्र अस्त है, क्या होगा उससे? जो खुद ही अस्त है, सूर्य के बलबूते पर चल रहा है, तो उसका रत्न पहन के आप क्या करेंगे? क्या उसको इतना बल मिल? मैंने पहले ही इसको क्लैरिफाई कर दिया कि बल नहीं मिल सकता ग्रह को रत्न पहनने से। अब रिजल्ट तो पहले भी आ ही रहते शुक्र के, तो अब उसको और कन्फाइंड करना चाहते हैं, पहनिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपके मन में एक धारणा है कि उसे पहनने के बाद मेरा शुक्र अस्त नहीं रहेगा, अब ताकतवर हो जाएगा, नहीं होगा। सूर्य को पराजित थोड़ी कर देगा। प्रणव जी, एक चीज़ और मैं पूछूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कुंडलीज में ऐसा होता है कि सूर्य के साथ बुध और शुक्र हो ही जाते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो पास भी हैं। ये भी बुध तो अक्सर हमने देखा है कि सूर्य के साथ मिल ही जाता है। इस केस में अगर किसी को अपनी वाणी के लिए कुछ उपाय करने हैं, और जिसके लिए बोला जाता है कि आप बुध का रत्न धारण कर लीजिए, या शुक्र की लग्जरीज चाहिए और बोला जाता है कि शुक्र का रत्न धारण कर लीजिए, इस केस में क्या किया जाए जब जहाँ पे शुक्र या बुध सूर्य के साथ ही बैठे? क्योंकि ये केसेस तो अक्सर कुंडलियों में देखने को मिलते हैं। 99% आप मानिए, 99 तो मैं चलो ज़्यादा बोल गया, 90% आप मान लीजिए कि बुध आदित्य लोगों के दिमाग में समझ तो आता नहीं है। बस उन्हें लगता है कि सूर्य बुध साथ में तो बुध आदित्य ही हो गए। ठीक है जी। अब होता क्या है, बेसिकली हमारे सौर मंडल में भी पता है कि बुध सबसे पास है सूर्य के, तो बुध 100% राशि आपके लगन चार्ट में या कहीं भी किसी भी चार्ट में सूर्य के आसपास ही मिलने वाला है। तो लोग बोलेंगे बुध अस्त पन्ना पहनिए। बस अब ये देखना था, पहला सीन वही कि लग्न का क्या लेना देना था बुध से जी। क्या लग्न का शत्रु तो नहीं था ये? एग्जाम्पल देता हूँ, मेष लग्न,
मंगल बुध की बनती नहीं आपस में। ऐसे इंसान को हम पन्ना पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुध आदित्य योग है जी हमारा बुध अच्छा हो जाएगा। बुध तो वाणी का कारक होता है, आपका कारक है वाणी का, वो हमें तो देखना था। अब क्या है, मेष लगनी कुंडली, तो सेकंड भाव जो हमारा वो कारक है उसका शुक्र वहाँ पे उस घर के राजा हैं, मतलब वाणी के घर में, पैसों के घर में शुक्र बैठे हैं। बुद्ध को लेना देना ही नहीं था। और मिथुन जो कि पराक्रम भाव है, वहाँ बुद्ध उसका स्वामी है, झगड़े बढ़वा देगा। पहन लीजिए पन्ना, क्योंकि हमने तो इसे भी देखा कि हमने अर्ध ज्ञान कहीं से लिया कि भाई बुध आदित्य योग है तो हम पन्ना पहनेंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग है, हमें राजा बना देगा। ये कुछ नहीं बनाएगा, बल्कि आपके अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बढ़ाएगा भैया। पराक्रम भाव है ना, ये पराक्रम भाव का स्वामी बुद्ध बन गया, बुद्ध से लड़ाई हो ही नहीं सकती, बालक है। अगर हम शास्त्रों में भी पढ़े इनकी आइडियोलॉजी, तो बालक कहा गया ना बुद्ध को, तो बालक है, उससे पराक्रम होगा नहीं, वो डर के भागेगा वहां से। तो आप भी क्या करेंगे, दुस्साहसी हो जाएंगे, वाणी से दुस्साहसी होंगे, देखना, लड़ेंगे नहीं, दुस्साहस करेंगे किसी के साथ, और फिर वो जब गरजेगा तो आप भाग जाएंगे वहां से। जी। तो ये एक जरूरी नहीं है कि योग बन रहा है तो हमें वो रत्न पहनना चाहिए। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि योग जो कारक ग्रह है उसका स्थान कहाँ कहाँ है किसी भी हाल में। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल है जैसे सिंह लगनी कुंडली, उसके अंदर सेकंड जो भाव है उसमें आएगा कन्या राशि, और 11वां जो भाव उसमें आएगा मिथुन, मतलब पैसों का आना और गेन होना, दोनों का स्वामी बुद्ध है। आंख बंद करके पन्ना पहनना चाहिए इस आदमी को। अच्छा। अब बुद्ध कहाँ बैठा है, त्रिषणाया में तो नहीं बैठा है, कहीं हमारा त्रिक में तो नहीं बैठ गया जाकर के, सप्तम भाव में नहीं बैठा, मत सोचिए इतना। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि ये मेरे गेन और पैसों के भाव का स्वामी है। ये जहाँ भी बैठा होगा अपने घरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला किसी भी हाल में। पहन लीजिए पन्ना। अब यहाँ तो बुध आदित्य योग भी नहीं था, पर उसको फायदा हो जाएगा। पर जिसको बुध आदित्य योग भी था, बुध भी इसका बहुत अच्छा था, पर स्वामी कहाँ का था, जैसे 8th हाउस का स्वामी हो गया तो वो। अब 8th हाउस क्या है, जैसे लेमन लैंग्वेज में मृत्यु का कहा जाता है उसको, तो क्या बुद्ध का पन्ना पहनने से मृत्यु हो जाएगी? नहीं होगी, बेड रिडन हो जाएंगे आप। लोगों को लगेगा कि आपका प्ले खत्म हो गया धरती पे से, पर आप मृत्यु नहीं हुई, आप पड़ गए बस बेड पे। क्योंकि बुद्ध कारक है, नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी प्रकार की दिक्कतें हो जाती है ना इंसान को, सेल्स में दिक्कत हो जाती है, स्किन पे दिक्कत हो जाती है, बुद्ध की वजह से होती है ज़्यादातर। अब पन्ना पहन के आपने क्या करा, अब लोगों ने बूस्ट हो गया, नहीं बूस्ट नहीं हुआ, कन्फाइंड रिजल्ट आ गए, जो नहीं आने थे आ गए। यानी कि रिजल्ट हमने खुद ही इनवाइट कर लिए कि ये रिजल्ट हमको चाहिए इससे। जी। तो प्रणव जी आगे हम बढ़े, इससे पहले एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि वक्री ग्रह का तो रत्न कोई भी पहन सकता है, कभी भी पहन सकता है, लेकिन एक कुंडली में एक से ज़्यादा ग्रह भी वक्री हो सकते हैं, तो क्या फिर एक से ज़्यादा रत्न पहने जा सकते हैं उस केस में? देखिए, रत्नों का कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका कोई एक तरीके का आप ये समझिए एक गाइडलाइन नहीं है कि कितने हम पहन सकते हैं कितने नहीं पहन सकते। पुराने टाइम में अगर आप कभी देखेंगे तो राजा महाराजा सारे रत्न हाथ में धारण करते थे, पर वहाँ एक हैक है। ये है एक ज्वेलर समझ सकता है, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कौन सा रत्न टच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अब ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे, या बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य या फिर महान पंडित महंत देखे होंगे, सारे हाथों में जेम स्टोन्स पहनते हैं। तो आप बोलते हैं क्या कि सारे स्टोन्स के कन्फाइंड रिजल्ट, मतलब सारे ग्रहों के कन्फाइंड रिजल्ट सारे नहीं। वहाँ है कि यही है कि आप अगर चेक कर सकते हैं तो सारे स्टोन टच नहीं कर रहे होंगे उनके स्किन को। एक्चुअली आपसे ये पूछने ही वाली थी कि कई बार ये होता है, ये पता नहीं होता है जब हम रत्न कोई भी धारण करता है तो क्या वो स्किन से टच होना चाहिए, उसकी जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, गले में पहन सकते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपस में मिली हुई होती हैं। देखिए मैं बताता हूँ, गले में पहनना और टच करना एज अ जेमोलॉजिस्ट मैं कहता हूँ कि हाँ टच होना चाहिए स्टोन। और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जिनको टच की आवश्यकता नहीं होती, वो आकर्षण के पत्थर हैं असल में। जैसे एग्जांपल ओपल, फिरोजा और डायमंड। डायमंड अगर टच हो जाएगा हमारी स्किन से तो वो तो काटना शुरू कर देगा स्किन को। आप विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ अभी इरिटेट हो जाएंगे, उतार के साइड। रिजल्ट मिल गया उसके बाद में। ऐसा नहीं था। तो कुछ स्टोन ऐसे हैं जो आकर्षण के हैं। वैसे सारे जेमस्टोन आकर्षित ही करते हैं लोगों को। आपने देखा होगा कोई पहनता तो बंदा इंसान सोचता है कि यार बहुत सुंदर स्टोन है, क्या लस्टर सा है, बहुत अच्छा स्टोन है। पर क्या है, कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो आकर्षित करते हैं, वो अगर टच ना भी हो चलेगा। जैसे एग्जांपल फिरोजा एक स्टोन है, ठीक है, टर्कवाइज कहते हैं इसको, बेसिकली ईरान से आता है, वो काफ़ी फेमस स्टोन है। तो इसको अगर हम टच ना भी हो हमारे शरीर से चलेगा। पर नवरत्नों में क्या ये स्टोन आता नहीं है? नवरत्नों में नहीं आता। शास्त्रीय नवरत्नों में आता नहीं आता। शास्त्रीय नवरत्नों में हमारे वही नवरत्न है जो नवग्रहों से रिलेटेड है। उनका टच होना आवश्यक है, बिल्कुल टच है, होना आवश्यक है उनका। टच अगर वो होते हैं तो होता क्या है, जिस फिंगर में आप धारण करते हैं वो फिंगर उसी ग्रह की होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि हम किसी को तिलक करते हैं जैसे, तो हम इस वाली फिंगर से करते हैं, पर जब पितरों के लिए करते हैं तो हम इस वाली फिंगर से करते हैं। क्यों?
क्योंकि पितरों के लिए गुरु की उंगली कही गई है बृहस्पति के, कि वो गुरु थे हमारे, पितृ थे, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण जो चढ़ता है इंसान के ऊपर, तो वो इनसे तिलक करा जाता है। बल्कि आज तक हम देखते हैं तो कभी भी इस उंगली से किसी को तिलक नहीं करा जाता, पर पितरों को इसलिए करा जाता है क्योंकि ये बृहस्पति की उंगली, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो फिर हम क्या चाहते हैं कि बृहस्पति का अगर कोई रत्न है तो हम इसी उंगली में धारण करेंगे और वो टच करे इसको। पर अगर आप कोई ऐसा क्रिस्टल धारण कर रहे हैं या फिर कोई भी उपरत्न जैसा कुछ आप कोई चीज़ धारण करना चाहते हैं, आवश्यक नहीं है कि वो टच करे आपको, आप ऐसे भी पहन सकते हैं उसे। नॉर्मल में भी अगर देखिए लेडीज़ लोग डायमंड ज्वेलरी पहनते हैं, किसी भी फंक्शंस में जाते हैं या नॉर्मली लेमन दैनिक दिनचर्या में भी पहनते हैं, क्या इफेक्ट हो जाता है उनको? कुछ नहीं होता, डायमंड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनको, क्योंकि डायमंड टच ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैं इसी में आपसे ये जो जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है यूजुअली रिलेशनशिप्स में तो ऐसा होता ही है कि अगर इंगेजमेंट हो रही है तो अब तो ये प्रचलन हो गया है कि डायमंड रिंग्स का एक प्रचलन हो गया है। तो जब हम डायमंड पहन रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वीनस की पोजीशन क्या है, मुझे उसके हिसाब से पहनना है नहीं पहनना है, मेरी कुंडली के लिए सही है भी या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इंगेजमेंट रिंग है तो लोग उसको पहन लेते हैं। उस केस में रिजल्ट आते हैं नहीं आते हैं, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, रत्न चाहे धारण करें या ना करें, आपके पास भी होगा ना तो वो अपना असर दिखाएगा। अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम तो रत्नों के विक्रेता हैं, तो रत्न अगर हमारे पास रहेंगे तो हमारे हाथ में रहेंगे, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, बैग में रहेंगे, जहाँ भी हम जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो हमारे पास रहेंगे, तो उसमें इफेक्ट रहेगा उनका। अच्छा। अब हम तो अभी नॉर्मल सी एक बात समझाता हूँ, नीलम में लेकर चल रहा हूँ तो क्या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? इतने सारे नीलम लेकर चल रहा हूँ मैं, क्या मुझे कोई मार देगा? रीजन यही क्लैरिफाई होगा कि धारण नहीं हुआ अभी तक ये हमें। अच्छा, धारण कर लिया। अब आपने जो एग्जांपल दिया कि एंगेजमेंट रिंग्स के अंदर, एंगेजमेंट रिंग्स में डायमंड जो पहनाया जाता है, एक तो पहली बार डायमंड जब पहनाएंगे तो डायमंड स्किन से टच ही नहीं होता जी। वो आकर्षण का ही पत्थर है। वो किसी तरीके का आपको एक फिजिकली गेन या फिजिकल लॉस नहीं कराने वाला। हाँ, मेल्स के अंदर खासकर डायमंड लॉस और गेन करा सकता है। अच्छा, चाहे वो टच नहीं भी, चाहे वो टच करे या ना करे। अच्छा, करा सकता है। अच्छा। इसके बहुत से एग्जाम्पल हमने देखे हैं, कभी आप स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे हमारा वज्रमणि थी जो कोहिनूर जिसे आप कहते हैं, उसमें आप एग्जाम्पल देखिए कि वो एक स्त्री के हाथ से ही निकल के एंड में स्त्री के पास ही गया। जितने भी पुरुषों ने उसको हाथ में लिया सबका नाश हो गया। आप देखिए कहाँ से निकला वो निकला मैसूर से, भद्रकाली माँ के मुकुट में था, वहां से वो निकला और फिर एलिजाबेथ के मुकुट में जाके लग गया। और बीच में कितने राजाओं ने, कितने बादशाहों ने उसको धारण करा, सब खत्म, मूल समेत खत्म हो गए। वो जनरेशन गायब हो गई उनकी। तो ये है एक, क्योंकि शुक्र में एक ही ताकत है, शुक्र के रत्न में वज्रमणि जो जिसे हम डायमंड कहते हैं, इसमें एक ही ताकत है कि ये लेडीज को बहुत जल्दी सूट हो जाता है। अच्छा। पुरुषों को जल्दी सूट नहीं होता, इसलिए पुरुषों को ओपल पहना देते हैं लोग कि आप ओपल पहन लीजिए। तो जिन भी लेडीज को अपना लक इनहैंस करना है उनको ये पहन लेना चाहिए। कह सकते हैं आप, ये डायमंड उनको लेडीज पहन सकते हैं डायमंड। देखिए बेसिक तो यही है कि हम अगर कुंडली एनालिसिस कर लें कि हमें डायमंड सूट करेगा नहीं करेगा, पर डायमंड ज्वेलरी इस तरीके से डिजाइन होती है कि डायमंड उसमें टच भी नहीं करता और आकर्षण का काम करता है। और देखिए मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, पर 90% 99% लेडीज़ आकर्षण चाहिए सबको, चाहे लेडीज़ हो या पुरुष हो, सबको आकर्षण चाहिए। और एक बार आकर्षण हो गया तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान बंटवाना है हर किसी को कि मेरी तरफ ध्यान फोकस हो सबका, तो डायमंड उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पुरुषों के लिए डायमंड थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कुछ हर्डल्स खड़े कर देता है वो जीवन में इंसान के, जो कि नहीं होनी चाहिए। समय के हिसाब से, आश्रम के, जिस आश्रम में वो जी रहा है, जैसे एग्जाम्पल वो गृहस्थ आश्रम में जी रहा है तो ठीक है, अब वो चारागी में या फिर वो छोटा है उम्र में, ब्रह्मचार्य आश्रम में है, तो वो डायमंड पहनेगा तो वो तुरंत गृहस्थ की तरफ घूमने की कोशिश करेगा। मतलब उस टाइम पे उसका फोकस अपने लाइफस्टाइल पे करना था, अपनी स्टडीज़ पे, एकेडमिक्स पे करना था, तो वहाँ वो अट्रैक्शन की तरफ, मतलब अपोजिट अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए डायमंड को पुरुषों के लिए मैं थोड़ा कम रिकमेंड करता हूँ। प्रणव जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे एक है कि अभी आपने बोला कि अगर रत्न हमने धारण नहीं किया, आकर्षण के लिए पहना है, इसी के तर्ज पे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जैसे एडी का बहुत प्रचलन रहता है ना, अमेरिकन डायमंड करके कहते हैं, और यूजुअली वो ग्रीन कलर में बहुत देखा जाता है कि ग्रीन कलर में पहना है। तो अब मान लीजिए कि मैंने अगर एक अमेरिकन डायमंड पहना है अपनी, और कनिष्का उंगली में पहना है, जिसको वैसे भी बुध की उंगली कहा जाता है ना, तो वहाँ पे पहना है, तो क्या वो मुझे बुध के रिजल्ट देगा, या मतलब इसका पूरा का पूरा किस तरह से रहता है? क्योंकि अब तो आमतौर पर बहुत लोग पहनना शुरू कर चुके हैं इसको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नवग्रहों का लेना देना जो भी है भूमि से इस तरीके से है कि भूमि के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नवग्रहों से रिलेटेड हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने अभी लिया एग्जांपल अमेरिकन डायमंड का,
उसको हमने ग्रीन कलर कर दिया। अब ग्रीन कलर क्या है ना, प्रियंगु कलिका श्यामम, ये बुद्ध का कलर है, स्तुति है इनकी, प्रियंगु कलिका श्यामम। तो एक श्याम कलर जैसे श्यामला, मातंग कलर, ग्रीन कलर, तो हमने क्या करा, उसको एक तरीके से एमरल्ड जैसा रूप देने की कोशिश करी। आपने उसे कोशिश करी, फिजिकली इट इज़ लुकिंग लाइक एमरल्ड, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम, अमेरिकन डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टी और बैरियल एमरल्ड की केमिकल प्रॉपर्टी में धरती और आसमान का फ़र्क है। तो वो बुद्ध के रिजल्ट तो नहीं देगा, अट्रैक्शन जरूर बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि पत्थर था तो अमेरिकन डायमंड, लुक वाइज तो वो डायमंड ही था, मतलब शुक्र का था, तो वो अट्रैक्शन बढ़ा देगा, पर लोग देखेंगे हाँ बहुत अच्छा। पर आप सोचोगे मैं बुद्ध के रिजल्ट नहीं मिल रहे, वाणी दोष खत्म ही नहीं हुआ मेरा, या मेरा अभी भी हकलानापन खत्म नहीं हो रहा किसी का, या वाणी में दिक्कत है मेरे को, तो वो तो नहीं कर सकता। वो तो वही नवग्रह का, बुद्ध का जो एलिमेंट था, जैसे क्रोमियम होता है, सिलिका होता है, मिक्स होकर ये बैरियल बनते हैं भूमि गर्भ के अंदर, डिग्री सेल्सियस, इतने हजारों डिग्री सेल्सियस पर जाके बनते हैं। और अमेरिकन डायमंड बेसिकली इट्स अ सिंथेटिक स्टोन होता है, लैब ग्रोन होता है, लैब में बना, जिस रेजिन से दे रहे हैं, जिस केमिकल से दे रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है एमरल्ड के ग्रीन कलर से। तो इट्स अट्रैक्शन, बस इतना ही है बस। और एक चीज़ अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि बुद्ध को कहीं ना कहीं बिज़नेस का कारक भी माना जाता है ना, तो जो भी लोग बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिज़नेस अच्छा रहे, ऑब्वियसली उसके लिए कम्युनिकेशन की भी आपको ज़रूरत है, आपको नॉलेज भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर वो लोग पन्ना पहनना चाहें तो क्या उनके लिए ये सही रहता है? देखिए बेसिकली क्या होता है, पन्ना पहनना बिजनेस के लिए ये सब एक प्रचलन की एक बात है कि लोग सोचते हैं कि बिजनेस में हमें बुद्ध सपोर्ट करेगा तो हमें पन्ना पहन लेना चाहिए। कभी कभार होता उल्टा है कि पन्ना पहनते ही बिजनेस डाउन हो जाता है जी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बिजनेस का, जैसे हम देखें लगन में भी अगर हम देखते हैं बिजनेस, जैसे 7th हाउस है, 10th हाउस है, इनसे रिलेटेड है, और गेन तो 11th हाउस से रिलेटेड है। अगर इस हाउस से बुद्ध को लेना देना ही नहीं है तो पन्ना पहने क्या फ़ायदा होने वाला है इंसान को। ये एक प्रकार का प्रचलन है बस मार्केट में कि हम बुद्ध जो है वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा 100% बढ़ाएगा, पर क्या मेरे लिए वो निर्धारित है, क्या मेरे लिए वो आधारित है, क्या मैं उसे धारण करूं, ये हमें एक बार एक आचार्य को दिखाना अवश्य चाहिए कि हाँ मैं पन्ना पहनूं या नहीं पहनूं। अब ये देखिए बिजनेसमैन हम भी हैं, मैंने पन्ना नहीं पहना जी, ठीक है, और रत्नों का ही काम है, तो मैं फिर भी पन्ना नहीं पहन रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरा बुद्ध है स्ट्रॉन्ग, तो मैं जानता हूँ बुद्ध अगर स्ट्रॉन्ग है तो मुझे और स्ट्रॉन्ग करने की क्या आवश्यकता है उसको। कभी करके होता है इंसान का बुद्ध बहुत अच्छा होता है, बस वो देख में है कि यार उसने भी पन्ना पहना, यार मैं भी प्लीज पन्ना पहन लेता हूँ, शायद और हो जाए, और की तो चाह खत्म होगी नहीं, तो वो पन्ना पहनेगा और उसे ऐसा लगेगा कि मेरे तो इश्यूज आने लग गए भाई, मैं कुछ समझाता पूछूं, बोलता पूछूं, लोगों को समझ नहीं आता। अब होगा क्या, उसकी गति, दिमाग की सोचने की गति और माइंड के बोलने की गति मैच ही नहीं होगी अब। मतलब उस टाइम पे वो सोच रहा होगा 27 पर मुंह बोलेगा 28, तो वहाँ ये दिक्कत आ सकती है पन्ना धारण करने से ऐसे केस में। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन पन्ना पहने, पुखराज पहनते हैं बिजनेसमैन, बहुत से पॉलिटिशियंस मूंगा पहनते हैं, तो क्या अब मूंगा जो है मंगल है, भूमिपुत्र है, तो क्या उन्हें प्रॉपर्टी गेन होता है? तो बेसिकली अगर आप देखें तो पॉलिटिशियंस तो प्रॉपर्टी गेन होता ही है अच्छा खासा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मूंगा पहनने से हो गया, पर हाँ अगर कारक हैं तो 100% गेन कराएंगे। ये सच है बात कि रत्न धारण करने के बाद ये गेन कराते हैं, हाँ कराते हैं, 100% कराते हैं, पर आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा रत्न है जो मुझे गेन कराएगा। एक चीज़ इसमें आप बताइए कि जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर रत्न जो है स्किन से टच नहीं हो रहा है तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, है ना। तो अगर इस केस में किसी इंसान ने रत्न पहना है जो स्किन से टच नहीं हो रहा है, मान लीजिए रिंग फिंगर पहनी है, फिंगर में रिंग पहनी है, पन्ना की पहन ली या पुखराज पहन लिया, लेकिन वो स्किन से टच नहीं हो रहा है, तो क्या वो नेगेटिव रिजल्ट देगा उस केस में या कोई रिजल्ट नहीं देगा? ब्यूटी पर्पस, अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं देने वाला भैया। तो जिन लोगों को भी अट्रैक्शन के लिए कोई रत्न पहनना है वो ऐसे पहन सकते हैं कि वो स्किन से टच ना हो? कुछ भी पहन सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ना आपको। देखिए मैं वही एग्जांपल आपको समझाता हूँ दोबारा कि हम तो दिन रात रत्न अपने साथ रखते हैं, तो हमें कौन से शनिदेव दंड दे देते हैं या बृहस्पति हमारे बकरी हो जाते हैं या बुध हमारे बिल्कुल ही वाणी दोष कर देते हैं हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप उसे निर्धारित धारण नहीं करेंगे। धारण करना क्या है, अब शास्त्रीय पद्धति में लोग कहते हैं इसको अभिमंत्रित करना है या इसकी पूजा पाठ हमें करना है। देखिए बेसिकली क्या है, रत्न क्या है, रत्न एक तरीके का वाइब्रेशन है, करंट है, विद्युत है, इसे प्यार से भी छू लेंगे तब भी करंट मारेगा, पूजा पाठ करके अभिमंत्रित करके भी छुएंगे ना तब भी करेगा। बेसिकली बहुत जगहों पे ऐसा होता है, जैसे मेरी डील्स कभी कभार बाहर फॉरेन में होती है, तो उनको क्या पूजा पाठ कराना है, उनको डायरेक्ट पहनाया जाता होता है काम,
तो उन्होंने तो कोई पूजा पाठ नहीं की होती है। तो बेसिकली रत्न को हम पूजा पाठ और अभिमंत्रित इन चीज़ों से कम जोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी एक आस्था का प्रतीक है कि हम समर्पित करते हैं भगवान को, कि हमने जो भी धारण करा है पहले आप इसे धारण कर लीजिए, प्रसाद के रूप में हम इसे धारण कर लेते हैं। ये श्रद्धा भाव बहुत अच्छा है। पर अगर जैमोलॉजी के हिसाब से मैं रत्नों को देखूँ तो रत्नों का ऐसा कोई एनचेंटिंग या फिर इनको कोई आपको एक बार ओरिजिन या फिर इनको उठा के एक बार करना पड़ेगा, इनको एनचेंट करना पड़ेगा मंत्र, तब जाके ये एक्टिवेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रत्न एक्टिवेट होता है अपने आप में ही। आप रत्नों को धारण कीजिए, वो अपने आप ही उसका रिजल्ट देना शुरू कर देगा। फिर आप ये बोलेंगे मैंने तो कोई पूजा पाठ भी नहीं कराई थी इसकी, मैंने कोई अभिमंत्रित भी इसको नहीं करा था। ये एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली लोग इसको अभिमंत्रित कराते हैं। मार्केट में एक टर्म रहती है कि हील्ड स्टोन है, ये हमारा हील्ड है, या फिर हमने एनर्जाइज कर रखा है। स्टोन में एनर्जी डालना मतलब प्राण प्रतिष्ठा एक तरीके का। तो प्राण प्रतिष्ठित स्टोन आप हाथ में धारण कैसे कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम देखें ना, विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, भगवान राम का विग्रह है तो उसमें भक्ति भाव से आपने प्राण प्रतिष्ठा वैदिक पद्धति से कर दी। अब वैदिक पद्धति से आपने पन्ने में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो उसको हाथ में लेके कैसे घूम सकते हैं पहन के? तो उसके तो बहुत सारे शास्त्रीय नियम आ जाएंगे, वो कैसे करेंगे आप? तो बेसिकली क्या है, बुद्ध का एक बीज मंत्र जो होते हैं या फिर इनके जो मंत्र होते हैं, उनके बोला जाता है जातक को कि जब पहनते हैं तो आप इनकी 108 बार इनका चैंटिंग कीजिए। वो बुद्ध ग्रह की शांति के लिए। उसका एमरल्ड से कोई लेना देना है ही नहीं। एमरल्ड एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक स्टोन है, दवाई है, केमिकल है, कैल्शियम कार्बाइड कोई इंसान खा ले, कैल्शियम कार्बोनेट कोई इंसान खा ले, अब उसमें वो मंत्र पढ़े या ना पढ़े वो तो अपना इफेक्ट कर ही देगा, कर देगा 100%। जी प्रणव जी, इस आगे हम इसमें बढ़ते हैं। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जैसे जो मांगलिक लोग होते हैं अक्सर उन्हें मूंगा पहना दिया जाता है ना, और क्या हर मांगलिक को मूंगा पहन लेना चाहिए? ये शादी के लिए वाकई कारगर होता है, या ये भी एक तरह का मिथ है कि कोई भी मांगलिक कुंडली में दिखा ये मांगलिक है और इसको जाके मूंगा पहना दिया? देखिए क्या होता है, मूंगा स्टोन है ना, ये मैं इसको अगर लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इसे नीलम से ज़्यादा खतरनाक कहता हूँ। अच्छा। देखिए सबसे ज़्यादा एक तो चीप होता है, आराम से मिल जाता है। नीलम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टियर होता है एज़ कम्पेयर टू मूंगा। तो ये एक रेमेडी के तौर पे इंसान क्या कहता है कि इंसान मांगलिक है या फिर ये कन्या मांगलिक है या ये बच्चा मांगलिक है, इसको मूंगा धारण करा दीजिए। आप ये देखिए मांगलिक जब इंसान होता है ना, उसमें कौन कौन से भाव आ रहे होते हैं। 12वां भाव आता है, पहला आता है, चौथा आता है, 7वां आता है और 8वां आता है। इसमें अगर हम ध्यान देखें तो एक त्रिषणा का भाव 8वां आया हुआ है। सॉरी, त्रिषणा कह रहा हूँ, मतलब एक मृत्यु का भाव है, ये आया हुआ है। ये तो गंदा भाव है, ये अच्छा भाव नहीं है। अगर यहाँ मंगल हुआ ना तो उसको मूंगा नहीं पहनाना हमको। अच्छा, ठीक है। अगर 12वें घर में हुआ तब भी मूंगा पहनाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मूल केंद्र में आ गया है वो, मतलब अगर हम देखें 1st, 4th और 7th वो तो मूल में आ गया ना, मूल केंद्र में आ गया। ऐसे इंसान को मूंगा पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मूंगा अगर मूल केंद्र में बैठा हुआ है तो 100% आपको गेन करवाएगा। 4th में बैठ गया तो 10th पे अपनी दृष्टि मारेगा और 11th पे भी मारेगा, गेन हाउस पे पहन सकते हैं। इसमें मांगलिक का क्या लेना देना था इसमें? तो इसको और देखा जाए तो इसको लग्न कुंडली के हिसाब से देखना, लग्न कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं, पर इसमें मांगलिक दोष का कोई लेना देना नहीं है। ये मंगल की प्लेसमेंट थी जिस वजह से आपने मूंगा धारण करवाया। इसमें ये नहीं था कि आप मांगलिक हैं चलिए पहनिए। अब देखिए इसी में मैंने आपको बताया ना कि 12th हाउस में अगर मंगल हुआ तब भी तो आप उसे मांगलिक ही कहेंगे जी, कहेंगे ना। और अगर वो 8th हाउस में हुआ तब भी आप उसे मांगलिक ही कहेंगे ना। ऐसे में मूंगा पहनाइए उसे और देखिए वो कितना ज्यादा उग्र हो जाएगा। जितना पहले परेशान नहीं करता था उससे ज्यादा परेशान शुरू हो जाएगा वो इंसान। तो अब ये मिथ तो यहाँ पे बस्ट हो गई कि भाई मांगलिक को मूंगा पहनाना है, नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है। अब अगर वो मांगलिक के अंदर आ गई तो वो आपका एक मतलब मैच हो गया वो हमारा कि हाँ भाई मांगलिक को मूंगा पहना दिया। पर आवश्यक नहीं है मांगलिक को मूंगा पहनाया जाए, आवश्यक नहीं है ऐसा। क्योंकि पहले ही इतना एनर्जाइज पुरुष या स्त्री है वो, उसके बाद मंगल का रत्न आप और धारण करा दे, क्या करवाना है उसे? आपको योद्धा थोड़ी बना देना उसको एकदम। तो ये कठिन है थोड़ा, इसमें एक बहुत जरा विश्लेषण करने की आवश्यकता रहेगी इसमें हमें। प्रणव जी एक चीज़ और, हम क्योंकि हम मांगलिक की बात कर रहे हैं, हमने शादी की बात कर ली है। शादी में अक्सर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। इस तरह के केसेस में जहाँ पे शादी में दिक्कतें आ रही हैं या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे कोई ऐसा रत्न है जो कोई धारण कर सकता है या कोई क्रिस्टल ऐसा है जिसको पहनने से एटलीस्ट आप अपनी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं उसको बैलेंस कर सकें? जी देखिए, क्रिस्टल के अंदर तो हमारे पास 2 प्रकार के ऐसे क्रिस्टल होते हैं। क्वार्ट्स जिसे हम कहते हैं, क्वार्ट्स एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। इसमें 2 वैरायटीज़ आती है, एक आती है सिट्रिन, एक आता है रोज़ क्वार्ट्स। ठीक है, ये जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल थेरेपी के अंदर इनको कहा गया है कि ये रिलेशन बहुत अच्छे कर देते हैं पहनने के बाद।
मानता हूँ मैं इस बात को, क्योंकि फिजिकल एक्सपीरियंस भी हमने ऐसे देखे हैं, लाइफ एक्सपीरियंस में भी हमने बहुत से लोगों से सुना है कि हाँ। और इन्हें कोई भी पहन सकता है। अब बात करता हूँ नवरत्न, कोई भी पहन सकता है जी, बिल्कुल, कि इन्हें सिट्रीन और क्वार्ट्ज कोई भी पहन सकता है, ठीक है। पर अगर उसे इशू है ऐसा, मतलब लव रिलेशन में या रिलेशनशिप में या फिर शादी के अंदर इशू है, तो उसमें ये कारगर सिद्ध है, मैं मानता हूँ इस बात को। अब अगर मैं नवरत्न में बात करता हूँ तो पुखराज आता है। पुखराज एक ऐसा रत्न है क्योंकि जो इसके स्वामी हैं बृहस्पति, बृहस्पति कारक हैं संतति के, संतान के, बृहस्पति कारक हैं विवाह के, संबंधों के, बृहस्पति कारक हैं इन चीजों के। तो अगर इंसान का डिले हो रहा है मैरिज में या फिर रिलेशनशिप फेलियर हो रहा है, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शुक्र इसका अच्छा नहीं है, नहीं, बृहस्पति अच्छा नहीं है उसका, अच्छा रिलेशन इस वजह से अच्छा नहीं हो रहा है उसका। बृहस्पति अगर अच्छा होता है रिलेशन का, सबसे पहली क्वालिटी उस इंसान में आती है, वो शक ही नहीं करता किसी पे, वो डाउट करना ही छोड़ देगा, वो अपने में मस्त रहेगा और उसे दूसरे को भी मस्त रखना है बस। तो बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। ऐसे केस के अंदर बहुत जगहों पे, आयुर्वेद में भी बहुत जगहों पे पुखराज धारण करवा देते हैं और वो कारगर सिद्ध हो जाता है वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई भी कुंडली एनालिसिस नहीं करा गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, आपको अपनी प्रॉब्लम एक स्पेसिफाइड थी कि हाँ मेरा विवाह का रिलेशन, विवाह के लिए मेरे को दिक्कत है, विवाह के लिए मुझे कुछ करना है, रेमेडी मुझे विवाह के लिए चाहिए। तो 90%, देखिए इसमें भी 10% में एक फिल्टर रखूंगा, 90% ऐसे केस में क्या पाया जाता है कि बृहस्पति पीड़ित है। अब जब बृहस्पति पीड़ित है तो मुझे इसके रिजल्ट्स कन्फाइंड करने हैं जल्दी, तो उस समय में उसे पुखराज धारण करवाया जाता है और मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार, मतलब नियर टू 100% कह सकता हूँ कि उनका विवाह हो जाता है या संतान प्राप्ति हो जाती है। एक चीज़ और आप इसमें बताइए हमें कि जैसे बृहस्पति को यूजुअली तो बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है कि वो खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर उनका रत्न पहना है तो क्या ऐसा हो सकता है कि रत्न पहनने की वजह से खराब रिजल्ट आ सकते हैं? बिल्कुल। अब मैं वही बताता हूँ, यहाँ से मैं आपको एक जोड़ने की कोशिश करता हूँ एक चीज़ से। आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम में आप जी रहे हैं पर रहना चाहते हैं ब्रह्मचारी की तरह, और ऐसे केस में इंसान ने पुखराज धारण कर लिया, अब उसे वैरागी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। अब वो हाथ में कमंडल दंड लेगा और घर में रहेगा, 100% मैरिज में इशू आएगा, रिलेशनशिप में इशू आएगा, हर चीज़ में इशू आएगा, बात बात पे लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो बात करेगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी को, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो उसे आराम से बोले, भाई ऐसे मत कीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो आगे से मतलब सिर्फ वाणी के प्रभाव से ही इंसान को ऐसा लगेगा इसका तो मन ही उठ गया है काम से। तो यहाँ पे पुखराज ने नेगेटिव इफेक्ट दिखा दिया अपना। वही है कि इंसान को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि वो आश्रम निर्धारित नहीं करता अपना। पहले तो अगर वो गृहस्थ में तो गृहस्थ की तरह जिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसे केस में पुखराज अगर वो धारण करेगा तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि उसको अंदर वैराग्य भाव जाग जाता है कि नहीं यार, सब भगवान की हमें सेवा करनी है, भगवान करना। पर एक गृहस्थ के अंदर इंसान बंधा भी तो है ना, उसके साथ रिलेशन है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनका भी तो उनको पालन पोषण करना है। तो प्लेसमेंट जुपिटर की इंपॉर्टेंट है इस केस में भी। तो पुखराज भी नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकता है, मूंगा भी नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकता है, हर रत्न दिखा सकता है। मैं कहता हूँ जिसको सबसे शांत सौम्य कहते हैं ना, अब मोती, वो भी इंसान का नाश कर सकता है, इतनी ताकत रखता है। प्रणव जी, एक चीज़ आप बताइए कि रत्नों के हमने साइजेस की बात कर ली, शेप्स की बात कर ली कि कैसा होंगे, पर रत्नों को कितने कैरेट का हम पहन सकते हैं? कितने रत्ती का कोई रत्न धारण किया जा सकता है? जैसे क्योंकि एक दो बार जो मेरी आपसे ऑफ स्क्रीन ऑफ कैमरा बात हुई है तो आपने बताया भी है, तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं कि रत्ती का कितना फ़र्क पड़ता है किसी रत्न को पहनने में। देखिए, रत्न की प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर एकदम कन्फर्म्ड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पन्ना है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको कन्फर्म है कि हाँ ये पन्ना ही है। अब अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ग्रीन कलर उसका अच्छा है, उसमें इंक्लूजन्स बहुत कम है, इंक्लूजन तो होंगे क्योंकि नेचुरल तो इंक्लूजन आएगा ही, वरना ग्लास होता है, मैं सबको यही बताता हूँ, ठीक है। इंक्लूजन्स बहुत कम है, बहुत ही अच्छा स्टोन है, अगर वो 4 कैरेट का भी हुआ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब मैं आपको इसी का एक विपरीत एग्जाम्पल देता हूँ। इंसान का वजन था 92 kgs, किसी अच्छे विद्वान पे गया, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो 9.5 रत्ती का पन्ना पहनना है क्योंकि आपके बुद्ध जो हैं वो तो अस्त हैं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दिया उनको, ठीक है जी। अब वो 9.5 रत्ती का पन्ना ढूंढ रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत समय लग जाएगा, इंक्लूजन फ्री, अच्छा कलर और बहुत काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बढ़िया उसकी, अच्छा कन्फर्म्ड रत्न जो 9.5 रत्ती का मिल जाना, और अगर मिल गया तो जेब साथ नहीं देगी जी। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, वो एक सब्स्टिट्यूट करता है कि हाँ पन्ना ही तो पहनना ना 9.5 रत्ती का, चलिए ये वाली माइंस का दे दीजिए। अब वो इंक्लूजन से भरा पड़ा है,
कलर उसका अच्छा नहीं था, उसने उसे पहना, रिजल्ट कुछ खास मिला ही नहीं। लोगों ने पूछा क्या हुआ, फायदा हुआ इसे पहनने के बाद, बन गए तुम धनाढ्य, उससे पूछा गया तो उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मन में क्या, रत्न तो काम ही नहीं करता। किसने कहा था आपको इतना भारी रत्न पहनने को, पहली बात, और ऐसी क्वालिटी का रत्न पहनो, किसने कहा था आपको? तो डिपेंड ये करता है, क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी। क्वालिटी अगर रत्न की बेहतरीन है, 4 कैरेट का भी बहुत अच्छा रत्न काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, लोगों को जैसे शुक्र के लिए कहा जाता है डायमंड पहनो आप, तो अगर 98 kg का इंसान है तो क्या 9 रत्ती का डायमंड पहनाएंगे आप उसे? उसे पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ जाएगा 9 रत्ती का डायमंड लेने के लिए। वहाँ तो आप कहते हैं 1 कैरेट भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वो लस्ट्रस स्टोन है, सुपर क्वालिटी का। ऐसी सुपर क्वालिटी का पन्ना पहन लीजिए ना आप, 4 कैरेट का, काम करेगा 100%। मिनिमम मैं बताता हूँ, मिनिमम इतना हो कि जो आप पहन रहे हैं स्टोन वो दूसरे को विजिबल तो हो कि आपने क्या पहना है। अब लोग नवरत्न की अंगूठी पहन लेते हैं, उसमें क्या होता है ना, सेंट के हिसाब से लगे होते हैं स्टोन्स, ब्यूटी पर्पस। आप सोचोगे नवरत्नों की ताकत आ रही, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ ब्यूटी पर्पस है। इतना स्टोन जरूर हो कि इन्वायरमेंटल रेज, सन रेज, अब हर समय तो धूप में बैठेंगे नहीं कि हाँ ऐसे हाथ करके धूप में बैठे रहेंगे, नहीं। इन्वायरमेंटल वाइब्स, इन्वायरमेंटल रेज, एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया इतना हो स्टोन का कि आपको भी वो साफ दिख जाए कि हाँ साफ है, दूसरा जो देखे वो भी साफ है। अब इतना छोटा पहने कि बस ग्रीन कलर की डॉट दिख रही है हमें, क्या फ़ायदा उसका? थोड़ा सा स्पेसिफिक सरफेस एरिया इतना होना चाहिए, और वो मोस्ट प्रोबेबली 4 से 6 कैरेट के बीच में आ जाता है, मेरा सामान। तो इसमें तो रत्ती और वजन का कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो ये है कि हाँ हमारे पास स्टॉक है तो उसे निकालना है, तो बोल दिया कि 10 रत्ती का पड़ा है, हाँ 10 रत्ती का पहनना जी आपको। अब वो बेचारा परेशान कि 10 रत्ती का कहाँ से लाऊं मैं, अब मिला तो बड़ा निकृष्ट क्वालिटी का, वही पहन लिया। है तो पुखराज है, अपने आप को दिलासा दिया कि है तो पुखराज है ना, रिजल्ट है ही नहीं कुछ। प्रणव जी एक चीज़ और बताइए कि रत्नों को कितने टाइम में बदल लेना चाहिए, या जैसे कई बार होता है कि जैसे आपने कोई रिंग पहनी है और वो चटक जाता है ना, या वो ख़राब हो जाता है, उस केस में उसको बदल लेना चाहिए, या जैसे कई बार तो ये बोला जाता है कि शायद उसका काम पूरा हो गया इसलिए उसको उतार देना चाहिए, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? देखिए, चटकना और खंडित होना, इसमें तो मैं मानता हूँ शास्त्रीय पद्धति ये कहती है कि अगर कोई भी, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो अगर विग्रह खंडित हो गया तो आप तो उसको प्रभा करेंगे, नया विग्रह लाएंगे। और तब जब आपने रत्न में भी प्राण प्रतिष्ठा करी है एज एग्जाम्पल, तो आप वो खंडित होगा तो उसको आपको कर देना चाहिए। अब इसको जैमोलॉजी के तरीके से देख लेता हूँ। अगर कोई भी रत्न का फैसेट खंडित हो जाता है तो वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी खो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टी तो अभी भी वही है उसकी कि हाँ तो वो पुखराज ही, पर फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, वो टूटा हुआ है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पैदा करेगा इंसान के दिमाग में कि ये टूटा हुआ है, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, काम कर रहा है पर काम नहीं करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अब यहाँ क्या, ये चंद्रमा से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है ना, चंद्रमा से इफेक्ट मारेगा। चंद्रमा बहुत खतरनाक ग्रह मैं मानता हूँ उसको, कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है ये, 100 में दिखते हैं पर इतने हैं नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारेगा दिमाग पे वो। तो सबसे अच्छा क्या है, अगर वो टूट चुका है ना, उसको आप रिप्लेस कर दो या उसे बफ करा दीजिए, घिसवा दीजिए या नया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा पहनिए, और छोटा जितना होगा ना स्टोन, उसका टूटने का चांसेस कम होगा। देखिए आप, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, 10 कैरेट का स्टोन है, हाथ लगा हो गया। अब अगर 5-6 कैरेट का है तो उसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया इतना है कि वो नहीं टूटेगा। उसे आप इस डिजाइन से बनवाएं कि वो ना टूटे। पर हाँ, अगर खंडित है, टूट गया तो उसे रिप्लेस करें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि साइकोलॉजी के साथ मत खेलिए ज़्यादा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका ही दिमाग ज़्यादा खराब होगा उसको लेकर के। उसे कर दीजिए, प्रभा कर दीजिए या उसे रिप्लेस कर दीजिए जी। तो प्रणव जी, अभी आपने हमें रत्नों को लेकर इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। एक आखिरी चीज़ जो मैं दर्शकों के लिए चाहूँगी कि आप बताएं हमें कि हर ग्रह की हमारे हाथ में कौन सी उंगलियां होती हैं जो एक ग्रह को डिनोट करती हैं? देखिए, आयुर्वेद में भी और रत्न शास्त्र में भी और ज्योतिष शास्त्र में भी हमारी उंगलियों को ग्रहों से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट फिंगर जो होती है, तर्जनी जिसे हम कहते हैं, तो ये जो होती है ना, ये बृहस्पति की होती है, मतलब गुरु की, पुखराज के लिए ये होती है। जैसे मैंने पुखराज पहना हुआ है हाथ में, ये वैसे सफ़ेद पुखराज है, ये पीला नहीं है, ये सफ़ेद है। पुखराज की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है हमारे पास। और जो हमारी सेकंड फिंगर है, ठीक है, ये हमारी शनि की कही जाती है। शनि भी है पाप ग्रह, नीच ग्रह जिन्हें हम कहा जाता है। तो इसमें शनि भी आ गए, इसमें हमारे राहु भी आ गए, इसमें केतु भी आ गए, तो सबको हम इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, असल में क्या, ये सब मित्र हैं। अब शुक्र भी इनके मित्र हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग डायमंड भी पहनते हैं इस फिंगर में, वो सिर्फ मित्रता की वजह से या फिर किसी की अलग कैलकुलेशंस के हिसाब से इंसान पहनता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। पर एक अगर हम लेमन सिनेरियो देखें ना, तो उसके हिसाब से पुखराज की फर्स्ट फिंगर है गुरु की, सेकंड फिंगर जो है ये हमारी शनि की है, और जो थर्ड फिंगर है ये सूर्य और शुक्र दोनों की है।
ये सूर्य शुक्र दोनों की है। और जो ये है, ये तर्ज जो कनिष्का है, ये हमारी बुध की होती है। वैसे शुक्र का हमें ये भी कहा जाता है कि इसमें भी लोग आजकल कुछ सिल्वर का बैंड डाल लेते हैं कि शुक्र के लिए कर देते हैं। बहुत सारे बेसिक उपाय हैं जो लोग करते हैं, पर बेसिकली क्या है, फिंगर्स के अंदर अगर नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में देखें तो जो मैंने आपको बताया जैसे, तो वैसे ही निर्धारित किया जाता है। ये तो फिक्स होता है हमेशा कि ये गुरु की ही फिंगर है। तो इसमें एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि हाथों का भी फ़र्क पड़ता है कि राइट हैंड में पहनना है और लेफ्ट हैंड में पहनना है, ये भी कोई? मैं आपको बताता हूँ, इसमें सारा गेम साइकोलॉजी का है। अगर हम लेफ्ट में पहनते हैं, राइट में पहनते हैं, ऐसा कुछ खास तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पर मैं आपको बताता हूँ, पहले के टाइम में टॉयलेट सिस्टम्स का कुछ होता था अलग, जैसे आजकल वेस्टर्न है, पहले इंडियन ज़्यादा होते थे, तो इस हाथ को थोड़ा अशुद्ध मानते थे लोग उस टाइम पे, तो इसमें धारण करना अलाउ नहीं करते थे। पर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि शुक्र का जो भी रत्न है ना, वो लेफ्ट हाथ में पहनने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये मैंने देखा है अपने इम्पैक्ट लाइफ में, अपने देखा है मैंने। तो अगर हम शुक्र का रत्न लेफ्ट में धारण करते हैं, एग्जाम्पल ये है कि शुक्र को ना लेडी से जोड़ा जाता है, जैसे अर्धांगिनी टाइप में, और अर्धांगिनी में वामांग कहा जाता है। वामांग मतलब लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट के अंदर अगर शुक्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम पहनते हैं, या शुक्र के मित्रों की कोई भी चीज़ पहनते हैं। शुक्र के मित्र कौन है? ज़्यादातर शनि है, बुध हैं, राहु केतु हैं। राहु केतु तो पाप ग्रह वैसे माने गए हैं, बहुत ज़्यादा नीच हैं, तो फिर भी वो चल जाते हैं। पर किसी भी प्रकार के देव ग्रह को हम लेफ्ट में धारण नहीं करते। शुक्र भी देवी हैं वैसे, पर फिर भी उनको लेडीज़ के हिसाब से वामांग में रखा गया है। माणिक नहीं पहनना लेफ्ट हैंड में, बृहस्पति का पुखराज नहीं पहना जाएगा लेफ्ट हैंड में। मोती तो आप ये मानिए कि लेमन में हर कोई डाल लेता है कि इधर भी पहन सकते हैं हम, इधर भी पहन सकते हैं, कहीं भी। और एक प्रश्न ये भी था कि गले में क्या हम पैंडल के रूप में धारण करते हैं? देखिए, शास्त्रों में पैंडल के रूप में किसी भी रत्न को धारण करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसकी ताकत लग्न में आ जाए, फर्स्ट हाउस में आनी चाहिए उसकी ताकत, तब उसे हम इधर गले में कंठ में धारण करते हैं, विशुद्धि चक्र के पास। इसलिए वैसे और कोई इसका कोई रीज़न नहीं है, आप किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमने रत्नों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करी। बहुत सारे मिथ आपने यहाँ पे हमारे लिए तोड़े हैं कि रत्नों को कैसे धारण करना चाहिए, किस ग्रह के लिए कब रत्न धारण करना चाहिए। आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हाउस को आपको देखकर रत्नों को धारण करना चाहिए। तो ये पूरी चर्चा जो थी आज हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प रही। प्रणव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।